मुझे सबसे ज़्यादा शीशे में देख के सुबह अगर कमी नज़र आती है तो मेरे अपने में ही नज़र आती है। ये कहाँ तक सही बात है? जो मैं ओपीडी में अपने पेशेंट्स देखती हूँ, हर पेशेंट चाहे वो फेयर हो चाहे डार्कर टोन्ड हो, वो अपने फेस से खुश नहीं है। काले से गोरे वाले तो बहुत आते होंगे, गोरे से काले होने वाले कितने आते हैं? कि फॉरेन में लोग टैन होना चाहते हैं और हम गोरे होना चाहते हैं, Right. तो बेसिकली नोबडी इज हैप्पी विद देयर ओन स्किन टोन। कुछ इस तरह से कर लूँ कि एक दिन में ये सारा का सारा जो है ना वो एक इवन कलर में आ जाए। इज इट पॉसिबल? अच्छा, यस, विद प्रॉपर स्किन केयर रूटीन एंड विद प्रॉपर ट्रीटमेंट्स इट इज पॉसिबल। बेसन का उपटन और वो दूध मलाई लगाती थी, उनके स्किन टोन शायद हमसे बेटर थे। अगर आप दादी और नानी के टाइम का डिस्कशन करो तो उनका थोड़ा डाइट पैटर्न भी याद कर लो जी। और उनके पूरे दिन का वर्कआउट रेजिमेंट भी याद कर लो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि फोटोग्राफ लेके आ गए, मैं मेरे को ये बना दो? तो बार खुद की फिल्टर्ड पिक्चर्स जो इंस्टा की होती है ना, वो लेकर आते हैं कि मैम ऐसा कर दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किन जील्स। अभी तक आपने हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी कन्वर्सेशन सुनी होगी जो डॉक्टर ईशा मैम ने अपने हिसाब से लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि जो हम एक सिंपल इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं वो शायद लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रही जैसे हम पहुंचाना चाह रहे थे। तो आज हमने इसको थोड़ा सा एक फॉर्मेट चेंज किया है। इसे हम एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस मैम के पास ऑन करेंगे और मैम से उनका एक प्रैक्टिकली आंसर चाहेंगे ताकि लोगों को वो चीज़ के साथ कोरिलेशन बन सके और समझ पाएँ कि हमारा पर्पस क्या है इस चैनल को चलाने का और क्यों ईशा वी मित्तल के पास उनको आना चाहिए अपनी इन प्रॉब्लम्स को लेके। तो आइए बात करते हैं मैम से। मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैम, सबसे पहले ये बताओ कि आज की डेट में जो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। और आज की डेट में हम सबसे ज़्यादा अपने आप से ही परेशान हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शीशे में देख के सुबह अगर कमी नज़र आती है तो मेरे अपने में ही नज़र आती है। ये कहाँ तक सही बात है? ये एक्चुअली करेक्ट बात है। आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज है। मुझे एवरी डे जो मैं ओपीडी में अपने पेशेंट्स देखती हूँ, हर पेशेंट चाहे वो फेयर हो चाहे डार्कर टोन्ड हो, वो अपने फेस से खुश नहीं है, वो अपने हेयर से खुश नहीं है। उसको अपने फेस में कुछ ना कुछ कमी दिख रही हो, चाहे दुनिया को नहीं दिख रही हो, पर हम ज़रूर ढूंढ रहे हैं कि हमारे फेस के अंदर कोई ना कोई कमी है और हम उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम उसे एनहांस करना चाह रहे हैं, उससे बेटर करना चाह रहे हैं। ये ट्रू है। ये ट्रू है। अच्छा मैम, एक आपकी फील्ड में जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आज की डेट में, स्किन स्पेशलिस्ट, Correct. डर्मेटोलॉजिस्ट, उसके बाद आपका फेस लिफ्टिंग, उसके बाद फेस एनहांसर्स और उसके बाद ब्यूटिशियंस, मतलब Correct. एक बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक कॉस्मेटोलॉजी, बहुत प्लास्टिक सर्जरी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जुड़ गई हैं। तो एक्चुअल में आपका एग्जैक्टली फील्ड क्या है और आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करेंगी? मैं अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करूँगी डेफिनेटली। देखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट वो पर्सन है जो स्किन, हेयर्स और नेल से रिलेटेड पढ़ाई करता है। Right. ठीक है, एंड एवरीबडी नोज कि डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक एमबीबीएस करना नेसेसरी है। Right. उसके बाद आप 2 इयर्स या 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जिसमें आप एवरी ऑलमोस्ट 3000 से भी ऊपर बीमारियां पढ़ते हैं। ठीक है, एंड फिर उसको याद रखना, उसको मैनेज आउट करना सीखना, उसका इम्पैक्शन आपकी बॉडीली लाइफ पे, एवरीथिंग इज टैकल्ड इन दैट। फिर उसके बाद आप करने के बाद भी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, चीज़ें, सब कुछ अपने आप को अपडेट रखने के लिए अटेंड करते हैं। Right. तो इफ़ यू हैव टू चूज अ पर्सन कि आपको स्किन, हेयर, नेल से कोई भी रिलेटेड इशू है, देन योर डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ गो टू पर्सन। बट आजकल क्या हो गया है कि एवरीबडी इज लाइक स्किन एक्सपर्ट, हेयर एक्सपर्ट, कॉस्मेटोलॉजी, दे आर मल्टीपल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं इंटरचेंजेबली, जो सब Right. लोग अपने नेम के नीचे पुट इन कर देते हैं। आइडियली ये नहीं होना चाहिए मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग स्किन, हेयर एंड नेल्स, एंड उसको सिर्फ 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज का कोर्सन करके जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो सिंपल अगर प्रोसीजर्स हो रहे हैं, सिंपल फेशियल्स हो रहे हैं, तो येस, ये ब्यूटिशियंस करते हैं, ये ब्यूटिशियंस कैटेगरी में उठ के आता है। बट एज यू सेड, प्लास्टिक सर्जन सिमिलर पढ़ाई करते हैं, इवन उससे भी आगे एडवांस सर्जिकल बेस्ड पढ़ाई करते हैं। तो येस, दे आर ऑल्सो अ गो टू पर्सन फॉर स्किन एंड हेयर, अगर आप सर्जिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स को चूज करना चाहते हो। Right. कॉस्मेटोलॉजी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है और मैं बहुत लोगों को इसको यूज़ करते हुए देख चुकी हूँ। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आता है आपका स्किन केयर,
हेयर केयर, मेकअप प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। तो ये बहुत डिवाइडेड फैक्टर हो गया। इवन परमानेंट मेकअप भी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर आता है। तो बहुत लोग परमानेंट मेकअप प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी कॉस्मेटोलॉजी लिख लेते हैं। बहुत लोग सिंपल फेशियल्स करते हैं वो भी कर लेते हैं। बहुत सिर्फ स्किन और हेयर केयर बता रहे होते हैं तो वो भी कॉस्मेटोलॉजी टर्म कर लेते हैं। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर किसी को अपना स्किन, हेयर और नेल का प्रॉपर इश्यूज टैकल करना है, स्किन का प्रॉपर अपना जानना है कि कैसे टैकल आउट करना है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू गो टू। राइट। तो आपने एक चीज़ तो बड़ा क्लियर कर दी कि ये जो 3-4 टर्म्स है ना, लोगों को लगता है ये तीनों चारों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन सबकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। Yes. तो ये लोगों के लिए क्लियर होना पहले बहुत ज़रूरी है कि मेरे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और मेरे को जाना किसके पास है। करेक्ट। राइट। अब मैम स्किन पे हम सबसे पहले आते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो डार्कर आपने बताया वो फेयर होना चाहता है, जो फेयर है उसको थोड़ी सी लाइट डार्कर टोन चाहिए, जिसकी मिक्स है उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरफ जाऊं। और इवन किसी को यहाँ तक भी दिक्कत है कि मेरा फेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा फेयर है तो ये क्यों ज़्यादा फेयर है, वो उसको कम भी करवाना चाह रहा है। तो मैम ऐसे कितने पेशेंट आपके पास आते हैं जो गोरे से काला और कारे से गोरे वाले तो बहुत आते होंगे, गोरे से काले होने वाले कितने आते हैं? गोरे से काले होने वाला यहाँ पर कोई नहीं आता है। ठीक है, सब गोरा होने के लिए ही आते हैं। एंड मेरा ये थोड़ा सा शॉकिंग है एक्चुअली कि फॉरेन में लोग टैन होना चाहते हैं और हम गोरे होना चाहते हैं। तो बेसिकली नोबडी इज हैप्पी विद देयर ओन स्किन टोन। टारगेट होना चाहिए इवन टोन्ड, ग्लोइंग, ब्राइटर स्किन, जो आपके अपने जेनेटिक्स और आपके अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आप बेस्ट अचीव कर सकते हो। देयर इज नथिंग लाइक कि आप गोरे हो जाओगे तो अलग हो जाओगे, काले हो जाओगे तो अलग हो जाओगे। आप अपने जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ 1 to 2 स्किन टोन उसको लाइटन आउट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते और आइडियली करना भी नहीं चाहिए। यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी, टैकल इट दैट वे एंड आई थिंक एज अ पर्सन यू आर मच मोर देन योर स्किन कलर। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो अफ्रीकन्स, निग्रोज वगैरह उनका स्किन टोन डार्कर होता है बट उनकी स्किन बहुत शाइनियर होती है। ठीक है, एंड अगैन अगर बेनिफिट पॉइंट सुनना है तो जो बहुत ज़्यादा फेयर टोन्ड होते हैं फॉरेनर्स एंड ऑल, दे हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर्स रेदर देन अस। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक स्किन या डार्क स्किन इज नॉट गुड, इट इज रियली गुड। कुछ चीज़ों में बहुत प्रोटेक्टिव होती है। आप ग्लोइंग, ब्राइटर स्किन टोन पे फोकस करो, नॉट फेयरर स्किन टोन पे फोकस करो। दैट वुड बी द टारगेट, क्योंकि वो जो चीज़ अचीव नहीं हो सकती उसके पीछे भागने का कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज़ और ऑथेंटिकेट कीजिए। लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि जिनका स्किन टोन हल्का सा डार्कर की तरफ होता है कॉम्प्लेक्शन, उनका फेस फोटोजेनिक बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो फेयर कलर होते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स इतनी अच्छी नहीं आती हैं जितनी कि नॉर्मल टोन की। क्या ये सच है? ओके, आइडियली तो ऐसा होना नहीं चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, स्किन सपल है एंड स्किन, जैसे किसी किसी की स्किन शाइनियर होती है, तो शाइनियर आपकी डार्कर टोन में, मीडियम टोन में और लाइटर टोन में भी हो सकती है। तो अगर लाइट रिफ्लेक्शन पैटर्न आपकी स्किन में बेटर होगा तो स्किन अच्छी दिखेगी। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, ड्राई है, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी लाइट को, तो फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। सिंपल आंसर है, बहुत सारे लाइट्स पुट कर दो। मैंने अच्छे से अपना स्किन केयर कर रखा है और मेरी स्किन हाइड्रेटेड है तो माई स्किन विल लुक गुड। पर आप सुबह उठ रहे हो, आपने फेस वॉश करा, आपके फेस पे कोई नेचुरल ऑयल नहीं, आपने कुछ नहीं करा, आप फोटो खींचोगे, आप डिहाइड्रेटेड लगोगे। तो आई डोंट थिंक दैट इज रिलेटेड विद स्किन टोन। I think just that is proper skincare and how even toned your skin is. That's the demarcation of a good picture, not the color tone. Not a color tone. अच्छा मैम, अब हम इस बात पे आएंगे कि जो पेशेंट आज की डेट में आपके पास आते हैं, उनको जो फेस पे, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे फेस पे बहुत पैचेस हैं। मैं अगर अपना फेस सुबह देखता हूं तो मेरे को लगता है मेरा माथा ज़्यादा डार्क है, मेरे यहाँ पे डार्क सर्कल है, बाकी मेरा फेस क्लियर है। तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से कर लूँ कि एक दिन में ये सारा का सारा जो है ना वो एक इवन कलर में आ जाए। इज इट पॉसिबल? अच्छा, येस, विथ प्रॉपर स्किन केयर रूटीन एंड विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट्स इट इज़ पॉसिबल। आई वुड से कि आपके फोरहेड का, मिड फेस का ये इंप्रूव हो सकता है अगर आप एक्चुअली प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट्स फॉलो करें। तो अंडर आई थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अंडर आई आपको हॉलोनेस भी है, स्किन डार्क भी होती है। अगर आप थोड़े बहुत मेकअप वीडियोस देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मेकअप सबसे ज़्यादा हम अंडर आई पुट करते हैं उसको इवन आउट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली भी जो हमारी आईज है ना वो अंदर सॉकेट के अंदर होती है, तो नेचुरली भी वो डार्कर होती है। तो हम उसको इवन आउट करने की उससे मेकअप से कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लाइटन अप कर सकते हो, आपके स्किन का पिगमेंटेशन लाइटन अप कर सकते हो। पर अगर आपकी स्किन के अंदर गड्ढे हो चुके तो बिकॉज गड्ढा वाला एरिया डजंट रिफ्लेक्ट लाइट प्रॉपरली, तो इट डज अपीयर्स डार्कर, तो आपको उसको फिलर से ही इंप्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको लिफ्ट अप करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो यस आप रिफ्रेश आई लुक पे जा सकते हो। अंडर आई का पूरा पिगमेंटेशन टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल थिंग। आपकी स्लीप साइकिल, आपका डाइट, आपका सप्लीमेंट्स, बहुत चीज़ें इसमें मैटर करता है। बट अगर आप फॉरहेड का जाएँ तो येस इट्स 80 to 90% येस इट इज़ पॉसिबल अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट फॉलो करें एंड स्किन केयर करें तो। अच्छा मैम, एक चीज़ और कहा जाता है कि हमारे पास जैसे जैसे
स्किन को टोनिंग को ठीक करने के लिए हमारी ट्रीटमेंट्स और हमारी साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जा रही है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। अगर हम अपनी दादी नानी की बात करें, शायद उस वक्त कुछ भी नहीं होता था, वो सिंपल बेसन का उपटन और वो दूध मलाई लगाती थी, उनके स्किन टोन शायद हमसे बेटर थे और शायद उनकी स्किन हमसे देखने में ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यस। क्या ये रीज़न है कि मैम हम वो जो अपनी पुराना जो आयुर्वेदिक कह लीजिए या अपना जो घर का जो होममेड जो पैक्स होते थे, हम उसको छोड़ के इसकी तरफ भाग रहे हैं? अल्टीमेटली फिर भी आप देखो, लोग फिर भी वो कहते हैं शादी में उपटन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे बढ़िया आपकी जो स्किन को कोई टोन बढ़िया नहीं दे सकता। ये है ना थोड़ा सा नज़रिए का पॉइंट है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो। अगर आप दादी और नानी के टाइम का डिस्कशन करो तो उनका थोड़ा डाइट पैटर्न भी याद कर लो जी। और उनके पूरे दिन का वर्कआउट रेजिमेंट भी याद कर लो, ठीक है। वो खेतों में काम करते थे, घर आते थे, फिजिकल एक्टिविटी होती थी, वो डाइट प्रॉपर करते थे, कुछ भी जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये पेस्ट्रीज, शुगर इंटेक उनकी डाइट में इतना नहीं था। जी। वो टाइमली इन्वोक होता था, तो बॉडी के अंदर हेल्दियर चीज़ जा रही है। आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप खुद सोचो, आप जब आप वर्कआउट करते हो तो एक नेचुरल ग्लो आ जाता है, तो उनका डे टू डे रूटीन में ही था, ठीक है। अब लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज है, हम हर वक्त फोन्स पे हैं, कंप्यूटर्स पे, एवरीवेयर हैं, ठीक है। हमारी फेस हर वक्त एक स्ट्रेस मोड के अंदर है, हमारा डाइट इज टोटली गॉन केस, जो मैं नेचुरली एक्चुअली देखती हूँ डे टू डे ओपीडी के अंदर, मुझे डाइट पे डिस्कशन करना ही करना पड़ता है, ठीक है। आपका डाइट गॉन केस है, आपका स्ट्रेस साइकिल अप डाउन है, आपकी स्लीप साइकिल अप डाउन है, आपका प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये जो हम उपटन और चीज़ें लगाते हैं, तो अनदर फैक्टर ये भी है कि ये आजकल कितना प्योरर फॉर्म में आ रहा है ठीक है। तो मेरे घर पे जो दूध आ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है, और आपके घर पे जो दूध आ रहा है, आप दूध का फेस पैक लगाओगे, वो डिफरेंट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर प्योरर फॉर्म है, मेरे पास गाय भैंस है, उससे मैंने लिया तो दैट विल इम्पैक्ट, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है। आपके वहां पर एक्चुअली वो पाउडर्ड वाला आ रहा है, कौन सा आ रहा है, वी हैव नो आइडिया, ठीक है। तो इम्पैक्शन डिफरेंट हो जाता है, स्किन डिफरेंट हो जाता है। तो आज के टाइम पर जो इनोवेशंस, एडवांसमेंट्स हुई है, इट हैपेंड बिकॉज सब कुछ चेंज हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गई, वी आर रनिंग आफ्टर डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, वी आर वेरी बिजी टू टेक केयर। तो ये सारी चीज़ें करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ये उपटन्स वगैरह, येस इट इज़ ट्रू, जो शादी के टाइम पर जो लगाने के लिए बोलते हैं, अगर ये, पर अगर आपका स्किन टाइप वैसा है जो उसको टैकल कर सकता है तो डू इट। नहीं कर सकता है, आपको दिख रहा है कि इरिटेशन कॉज कर रहा है, डोंट डू इट। क्योंकि ये बहुत मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है कि एक्चुअली प्योर चीज़ मार्केट के अंदर उठ के आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप डायरेक्टली लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो ये जो इनोवेशंस आई हैं कि सीरम्स लगा लिया, मॉइस्चराइजर्स लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, ये अब इस इनोवेटिव फॉर्म में है कि आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर सके। ये चीज़ें इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इनका इंपैक्शन भी है, वो टाइम बीइंग के लिए होता है। अगर आप दूध, कच्चा दूध लगा भी रहे हो तो भी आपको बार बार लगाते रहना पड़ता है टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड गलती से आपकी स्किन सेंसिटिव है, जिस पे रैशेस जल्दी आ जाते हैं, तो इरिटेट भी हो सकती है। तो गाइडेंस रिक्वायर्ड है, चाहे दादी की तरफ से रिक्वायर्ड हो, चाहे कहीं से भी रिक्वायर्ड हो, बट यू हैव टू टेक केयर अकॉर्डिंगली, यू हैव टू इनोवेट अकॉर्डिंग टू द इरा। यू कांट जस्ट रिलाई ऑन द सेम थिंग्स, सम थिंग्स आर गुड। आई एम नॉट अगेंस्ट कि ये चीज़ आपको घरेलू नुस्खे नहीं करने चाहिए, पर आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करने चाहिए और प्रॉपर तरीके से करने चाहिए। आप डेली एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते, आप डेली बेसन नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की डैमेज स्किन आप रोज ही उतार दोगे तो स्किन बचेगी कहाँ, वो तो इरिटेटेड हो जाएगी। आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें यू हैव टू डू इन मीडियोक्रिटी, आप बहुत हाई फाई फॉर्म में नहीं कर सकते। डेली स्किन के रूटीन्स आजकल थोड़े इस टाइप से बने हुए हैं कि आप इजी गोइंग उनको फॉलो कर सकते हो, स्किन में पेनिट्रेट कर सकते हैं और आपके लिए इजी हो जाता है। आप अपनी स्केड्यूल, अपनी लाइफस्टाइल, अपने उसके अकॉर्डिंग आप फिक्स इन करके आप उसको फॉलो कर सकते हो। दुनिया को फॉलो करना नेसेसिटी नहीं है, आप मिनिमल से भी आप चीज़ कर सकते हो। तो घरेलू नुस्खों अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट टेक गाइडेंस कि आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं और कितनी फ्रीक्वेंटली एक्चुअली आपको करना चाहिए। तो यस, दादी नानी की स्किन बेटर थी क्योंकि उनका डाइट पैटर्न बेटर था, वो टाइमली सोते थे, उनके टाइम पर फोन्स एंड मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, वो हर वक्त स्क्रीन के सामने नहीं थे। तो यस, दे वर गुड ऑन अ बेटर साइड। राइट। अभी मैम आपकी बात में एक बात निकल के आई सिरम्स के ऊपर। यस, पहले हम लोग सिर पे तेल लगाते थे, फिर हमने सरसों के तेल से हम नारियल के तेल पे आए, फिर हम बादाम के तेल पे आए, फिर धीरे धीरे हम आंवला पे आए, फिर आते आते अब हेयर के लिए भी सिरम्स आना शुरू हो गया। करेक्ट। सेम फेसेस के लिए हो गया क्या, फेस पे लगाने के लिए क्रीम्स के बाद अब सिरम्स आने शुरू हो गया। तो मैम ये सिरम एक्चुअल में भला है क्या? ओके, सिरम्स बेसिकली जो मैं कुछ टर्म्स बोल देती हूँ, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड्स हो गए, हाइलुरोनिक एसिड्स हो गए एंड सैलिसिलिक एसिड्स हो गए। ये सारे जो सिरम्स हैं ये आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। Right. जैसे मैं खुद की एक बात कर लेती हूँ, आई हैव अ वेरी वेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अगर मैं 3 दिन अगर लगातार ढंग से अपना स्किन का रूटीन नहीं करूँगी ना, मुझे चौथे दिन एक्ने प्रोन स्किन हो जाएगा। राइट। ठीक है। अब नॉर्मली जो हमारी ये ग्लाइकोलिक एसिड्स, मैंडेलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड्स हैं, ये आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। ये हमारे जो घर में चीज़ें होती हैं ना, इसी से बनी होती हैं। जैसे अभी मैंने लैक्टिक एसिड बोला, दूध से बनी हुई होती हैं। तो दैट इज़ अ वेरी, जो लैक्टिक एसिड आप सीधे दूध से लगा रहे हो, उसका मॉलिक्यूलर जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो आपकी स्किन में अंदर जाता नहीं है। वो
वो सिर्फ स्किन की ऊपर वाली लेयर को करता है, थोड़ी देर के लिए आपको ग्लो फील होता है और मैटर खत्म, आपको नेक्स्ट वापस रिपीट एप्लीकेशन करते रहना पड़ता है। जी। ठीक है, अब ये जो सिरम्स बने हैं इनमें जो मॉलिक्यूलर साइज है वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया है, एंड इवन कॉन्सेंट्रेशन भी उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया गया है ताकि ये स्किन में डीपर जा सके। तो इनका रेगुलर यूसेज बिना स्किन को इरिटेट करे इफेक्ट ला सके, इसलिए सेट इन किया गया है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड्स हो गए, मैंडलिक एसिड हो गए, मैंडलिक एसिड बादाम से बना होता है जो आप डेली डे टू डे में खाते हो एग्जैक्टली। तो यू फील कि ये एसिड्स हैं, केमिकल्स हैं जो हमारे फेस पे लग रहे हैं, बट एक्चुअली ये नहीं है, ये आपके इससे फूड डिराइव्ड इन्हीं से हैं। तो इन सिरम्स की एप्लीकेशन कंटिन्यूस करने में हमारे ओपीडी में जैसे पेशेंट्स आते हैं, मान लो किसी को एक्ने प्रोन स्किन टिपिकली है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, टिपिकली लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली बिजी है, हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, तो हम उस टाइप का सिरम उनको अप्लाई करने के लिए देंगे जिसके ओपन पोर्स से वो कंस्ट्रक्ट हो जाए, तेल ज़्यादा फेस पे ना हो, फेस एक्ने नहीं उठ कर आए, एंड वो स्किन के अंदर दवाई आराम से जा सके। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। सेम पील्स हम हायर कॉन्सेंट्रेशन में अपने प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। तो सिरम्स कम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर स्किन एक्सफोलिएटर्स ही हैं या स्किन इश्यूज को टैकल करने के लिए ही हैं जो आपको स्किन को बिना इरिटेट करे रिजल्ट लेकर आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सिंपल विटामिन सी हो गया, हाइलुरोनिक हो गया, लोग नींबू भी बहुत फेस पैक्स में लगाते हैं, बट आप इमेजिन करिए वो इतना हाई लेवल एस्कॉर्बिक एसिड है कि स्किन को इरिटेट कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं कम कॉन्सेंट्रेशन में सिरम फॉर्मुलेशन में उसको डे टू डे लाइफ में पेशेंट को दूं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी गुड वे एंड एक्चुअली एनहांस जो आपका स्किन टोन है। हमने नोटिस करा होगा कि हम बचपन में कंपैरेटिवली काफ़ी गोरे एंड डॉल होते थे, धीरे धीरे पीरियड के सामने हमारे रिंकल्स आने लग जाते हैं, हम पिगमेंटेड होने लग जाते हैं, हम टैन जल्दी होने लग जाते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये जो स्किन केयर सिरम्स एंड एक्टिव्स हैं ये इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए हैं कि ताकि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस हमारे फेस के ऊपर दिखे ना, हम एक्चुअली ग्रेसफुली एजेड हो सकें। ठीक है, एक मैम और चीज़ है, आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वो अप्लाई करते हैं। Correct. आजकल दो चीज़ें बड़ी कॉमनली चली हुई हैं, एक आलू को छील के उसके बीच में चीनी और कॉफ़ी लगा के अपना फेस साफ करना और एक दूसरा इनो में कोलगेट और एलोवेरा जेल लगा के अपनी स्किन को लाइटर करना। Okay. मैम ये कितना स्किन के लिए अच्छा है या कितना बुरा है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करना चाहिए, प्लीज़ डोंट डू इट, एंड बिना एक्चुअली अपनी स्किन को असेस कराए तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत लोगों के स्किन इश्यूज एंड अंडरलाइंग डिजीजेस भी होती हैं। जैसे आपने अभी बताया, आप कोलगेट, इनो एंड एवरीथिंग बता रहे हो एग्जैक्टली। आप सोचो किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, उसकी स्किन एक्सट्रीमली बहुत ड्राई है, नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आप उसके ऊपर ये चीज़ एक्टिव्स लगाओगे, इट कैन इरिटेट यू लाइक एनीथिंग। आप बहुत रिपीटेड फॉर्म में इनको नहीं लगा सकते हैं। आपने टाइम बीइंग के लिए उसको करा और थोड़ा बहुत उसने इम्पैक्ट दे दिया, यू आर हैप्पी विद इट कि इसने रिस्पॉन्स दे दिया। इससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, अपना डाइट ठीक रखें, उन चीज़ों पे वर्क करें ताकि अंदर से वो पिगमेंट एक्चुअली क्रिएट हो ही ना, रादर दैन एक्चुअली ट्रीटिंग इन सच एन एग्रेसिव वे। मैंने अभी बोला कि इनके सारे मैक्रो मॉलिकुलर साइज बहुत बड़े होते हैं जो स्किन में पेनिट्रेट नहीं करते हैं, तो जो आपको इम्पैक्शन दिखता है वो बहुत उस वक्त के लिए दिखता है, यू फील हैप्पी फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट एक्चुअली इफ यू आर कंसिस्टेंट विद इट कि आप एक स्किन केयर रूटीन बना रहे हो, उस पर कंसिस्टेंट रह रहे हो, अपना डाइट प्रॉपरली टेक केयर कर रहे हो, अंदर से अपना डाइट पैटर्न फूड बेटर कर रहे हो एग्जैक्टली, तो ये सब करने का नेसेसिटी पड़ेगा नहीं एक्चुअली। ये इनको नौबत ही नहीं आएगी आपको ये चीज़ बीच के फेस पैक्स एंड चीज़ें लगाने की। एंड अगेन प्योरिटी फैक्टर एवरीवेयर, यू हैव नो आइडिया कि किस में क्या है और कितने इम्पैक्शन आपकी स्किन को कितना इरिटेट कर सकता है, तो वाई रिस्क इट। आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। आई हैड जस्ट रिसेंटली एक ब्राइड टू बी जो केम टू मी 6 weeks बिफोर गेटिंग मैरिड कि उसको एक्ने प्रोन स्किन हो रखा है एंड उसको सब कुछ ये चीज़ करना है। शी हैड एन एक्ने प्रोन स्किन, एक्टिव एक्ने। तो पहला टारगेट हमारा ये हो जाता है भाई शादी वाले दिन है ना एक्ने तो नहीं होना चाहिए, ताकि मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग सेट्स ऑन द पेशेंट वेरी वेल। वो इवन टोन स्किन लुकिंग होनी चाहिए क्योंकि एक्ने चाहे कितना भी मेकअप कर दो एक्ने कवर नहीं होता है। ठीक है, पिगमेंटेशन भले ही कवर हो जाए, एक्ने नहीं होगा, वो दिखेगा अलग से चाहे कुछ भी हो जाए, एंड एवरी ब्राइड इज कॉन्शियस अबाउट इट। लोग जज करते हैं कि एक ब्राइड का पैटर्न एकदम फेशियल से स्क्रबिंग करके पूरा करके इसी से बेटर होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। अब आप खुद इमेजिन करिए जिसको फेस पे एक्टिव एक्ने हो रखे हैं, जो खुद स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, इंजर्ड है, अब मैं उस पर स्क्रब कर दूँ, कॉफ़ी स्क्रब, शुगर स्क्रब, एनी स्क्रब, वो एक इंजरी क्रिएट करा हमने। तो वो एक्ने जो बेचारा अभी तक फूटा भी नहीं था, ठीक ठाक अपनी पोजीशन पे था, क्या पता शांति से चला भी जाता ठीक है, वो उसके करने से वो इंजरी डीपर पेनिट्रेट कर गई। तो जो पिगमेंटेशन शायद हम बचा सकते थे या स्कारिंग कर सकते थे, वो अपने आप डीपर आ जाएगी। तो हर एक्ने गॉट वेल, शी वॉज टोटली फाइन। हम उस स्टेज पे आ चुके थे कि थोड़ा बहुत उसको छोटे मोटे एक्ने रह गए थे जो हम लास्ट स्टेज पे थे कि हम इसको ठीक कर देंगे एंड पिगमेंटेशन एंड इवन हाइड्रेशन पे वर्क करेंगे।
अब वो जो ब्राइड टू बी थी उनको किसी ने घर में सजेस्ट कर दिया एग्जैक्टली कि आप ये बेसन का पैक लगाओ, हम तो हमारे ज़माने में यही लगाते थे, आपको फेस पे लगाना चाहिए, तुम्हारे फेस पे वो ब्राइडल ग्लो नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो द प्रोसेस वाज गोइंग ओके, जस्ट बिकॉज कि हमें चीज़ फास्टर चाहिए थी और हमें एक इंस्टेंट इम्पैक्ट चाहिए था, शी डिड इट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 days। तो जितने भी ऑयल ग्लैंड्स थे जो बेचारे आराम से सेटल डाउन हो चुके थे, वो सडनली एक्सट्रीमली ड्राइड आउट हो गए एंड सारे के सारे ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक टेंडेंसी है कि अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो कॉम्पनसेटरी हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स है वो ज़्यादा ऑयल बनाएंगे एंड इट कैन अगैन क्लॉग इट। तो वो सारे क्लॉग हो गए, उन सब में दाने हो गए एंड बिफोर वेडिंग मुझे 10 days के अंदर उसको टैकल करके सेटल डाउन करना पड़ा ताकि वो वेडिंग वाले दिन वो ना हो। राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इश्यूज वी आर फेसिंग। इफ़ यू आर डूइंग अ स्क्रब ऑन अ नॉर्मल स्किन टाइप तो शायद वो ईजिली टैकल उसको कर ले, लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, रैश प्रोन है, ड्राई आउट जल्दी हो जाता है, तो आप ये स्क्रबिंग्स एंड ऑल ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर आप अपने डर्मेट से पूछ लेंगे तो वो बेटर रहेगा रेदर देन एक्सपेरिमेंटिंग इन अ डू, क्योंकि कुछ एक आप कर सकते हो बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड हाउ योर स्किन्स हीलिंग एबिलिटीज। दैट डिपेंड्स। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि अभी तक ये कहा जाता था कि कॉस्मेटोलॉजी या अपना जो फेस लिफ्टिंग या बाकी जो भी सर्जरीज या जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये एक टाइम तक ना सेलिब्रिटीज़ का फॉरे था, क्योंकि Correct. उनको कैमरा पे अच्छा दिखना है, सब कुछ करना है, वो होता था। आज नॉर्मल आदमी उस चीज़ पे आ गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि फोटोग्राफ लेके आ गए, मैम मेरे को ये बना दो? ये बहुत बार होता है, ठीक है। मतलब लिटरली सेलिब्रिटीज़ की तो फोटो लेके आते ही आते हैं, इंस्टा से भी पिक्स कुछ लोगों की लेके आते हैं कि आई वांट लिप्स लाइक दिस, आई वांट ब्रोज लाइक दिस, आई वांट आईज का लुक लाइक दिस, आई वांट जॉ लाइन लाइक दिस। इवन कभी बार खुद की फिल्टर्ड पिक्चर्स जो इंस्टा की होती है ना वो लेकर आते हैं कि मैम ऐसा कर दो। ये एक्चुअली सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ दिस। एक है ना, बहुत पहले एक वीडियो आया था सोनम कपूर का जिसमें उन्होंने अपना फेस दिखाया था कि मेकअप से पहले हाउ शी लुक्स। तो आपको ये ना अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी है कि एक्चुअली जो फोटो डाली गई है उसके अंदर लाइटनिंग इम्पैक्ट, आजकल तो नो मेकअप लुक भी हो जाता है, एग्जैक्टली नो मेकअप मेकअप लुक जिसको बोलते हैं कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाले ने मेकअप कर भी रखा है कि नहीं कर रखा है उनका। तो एवरीबडी इज़ क्वाइट फैंटसाइज्ड इन सब चीज़ों को कि वो फीमेल, वो एक्टर या एक्ट्रेस इस तरीके का दिख रहा है तो आई हैव टू बी लाइक दैट। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत नेसेसरी है कि उस पर्सन के जेनेटिक्स आर डिफरेंट, योर्स आर डिफरेंट, उसके फेस एस्थेटिक्स आर डिफरेंट, योर्स आर डिफरेंट। आप कुछ हद तक कुछ एनहांसमेंट चीज़ें आप कर सकते हो, पर आपके फेस पे वो सूट करेगा कि नहीं करेगा, बेटर है कि आप अपना फेस असेसमेंट करा के जज करें। आप हर चीज़ ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते। ये जो आप, इसलिए आप कुछ केसेस जो ऑनलाइन देखते हो ना कि सडन बहुत फेस अलग ही दिखने लग गया है, उसकी खुद की अपीयरेंस ही चेंज हो गई है। आइडियली ऐसा होना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक तरीके से गॉड ने बनाया है। आई थिंक कि आप उसको एक एनहांसमेंट फैक्टर की तरह लो, डोंट ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, क्योंकि यू आर अ यूनिक पर्सन, यू आर नॉट जस्ट योर फेस। आप जो अपना अच्छा दिखने के लिए चीज़ करने के लिए कर रहे हो, दैट इज़ फॉर योर सेल्फ टू मेक फील गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि मेरे फेस पे कि कोई एक चीज़ मुझे लाइफ में रोक नहीं रही है कि मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ तो मुझे सैड फील हो रहा है। तो आप ये जो एंटी एजिंग प्रोसीजर्स जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, तो जब हमारा डिस्कशन होता है तो हम फेशियल असेसमेंट करके प्रॉपर्ली उसको डिस्कस करते हैं कि आपके ब्रोज के ऊपर ये चीज़ ठीक लगेगी कि नहीं लगेगी और एक्चुअली आपको इस प्रोसीजर की नेसेसिटी है भी कि नहीं है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली आई डू इट, जो मेरे पेशेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि मैम नो भी बहुत बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपकी ये चीज़ बिल्कुल यहीं स्टॉप कर देंगे। मैनी ऑफ माई पेशेंट्स नो दिस कि वो मुझे फोर्स करते रहेंगे कि मैम आप ये कर दो, मैम ये लिप फिलर और डाल दो और डाल दो, एंड आई टेल दिस यू आर सेइंग टू मी दिस नाउ बट आई एम टेलिंग यू इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट नेसेसरी। जितना आपके फेस पे सूटेड है, क्योंकि देर इज़ अ साइन दैट इन एस्थेटिक्स वी डू जिसको बोला जाता है फेशियल हार्मोनाइजेशन। एवरी फेस इज़ यूनिक, वी पुट ट्राई टू क्रिएट अ हार्मनी इन द फेस। आप खुद याद कर लीजिए एनी सेलिब्रिटी दैट यू माइट नो अपने माइंडसेट में, आप कभी भी पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि उस सेलिब्रिटी का कौन सा फीचर बहुत अच्छा था। अब हमेशा ये बोलते हो यार ये बंदी दिखती बहुत अच्छी थी, ये बंदा दिखता बहुत अच्छा है, इसका फेशियल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, इसका प्रेजेंस बहुत बढ़िया है। करेक्ट, इट्स नॉट नेवर दैट यू स्पेसिफाई अ सिंगल थिंग। तो ये फेशियल हार्मनी के कारण होता है। एनी थिंग इन आवर लाइफ दैट हैज़ अ सिमेट्री, लाइक दिस लैम्प इट हैज़ अ सिमेट्री, इट लुक्स गुड। ये अप डाउन होता तो इट माइट हैव नॉट, बट इट लुक्स गुड बिकॉज ऑफ अ सिमेट्री। तो हम फेस पे एक सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उस फेस को असेस करके कि कितना किया जा सकता है, एंड बिना उस पेशेंट के या बिना उस क्लाइंट के फेस के एस्थेटिक्स को ओवर चेंज करे हुए वो यूनिकनेस रहनी चाहिए। तो अगर व्हेन आई डू बोटॉक्स तो बहुत लोग मेरे पास एक क्वेरी करके आते हैं कि मैम आपने तो फेस है ना, ये फ्रीज तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये एक्सप्रेशन तो कंटिन्यूसली चाहिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करते हैं, दैट मेक्स दैट पेशेंट फील गुड।
तो आपका एक पर्सनलाइज्ड फेशियल असेसमेंट होके चीज़ होना बहुत नेसेसरी है, रेदर देन कॉपीइंग एनीबडी. डोंट कॉपी एनीबडी, यू शुडंट एट ऑल. यू आर अ यूनिक पर्सन, बी दैट वे. मैम अब हम बात करेंगे आज की डेट में डिटॉक्स, फिलर्स और आपका हाइड्रा फेशियल्स. एक नई टेक्निक मैंने भी सुनी है सोशल मीडिया के ऊपर. मैम ये अब क्या आ गया है और इसको कितना करवाना किसके लिए ठीक है और किसके लिए नहीं, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि अगर एक नई टेक्नोलॉजी आई तो वाई नॉट मी. Okay, I think you want to talk about Botox. Yes. बोटॉक्स बेसिकली है ना, थोड़ा ब्रांड नेम है एक्चुअली. ये कंपनी है लार्गन है जिसने बोटॉक्स बनाया था, तो ये ब्रांड नेम है. एक्चुअली इसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस. ये न्यूरो मॉड्यूलेटर होता है. आप ये समझ लीजिए कि जैसे मेरा फेस है कांस्टेंट, तो अभी यू आर नॉट सीइंग एनी लाइंस ओवर माय फेस. अब मैं लाइब्रोज लिफ्ट करूं, मैं स्माइल करूं, ये लाइंस क्रिएट होती हैं एंड यहाँ लाइंस क्रिएट होती हैं बहुत लोगों को. तो इसमें क्या करा जाता है कि न्यूरो मॉड्यूलेटर इन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए करा जाता है, ताकि इनका मूवमेंट जो प्रोफाइल है वो हम कंट्रोल कर सकें एंड रिंकल्स को कंट्रोल कर सकें. तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स इन अ वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म कि हमारे फेस में कुछ हैप्पी मसल्स होती हैं, कुछ सैड मसल्स होती हैं. बहुत लोगों का फेस आपने ऐसे देखा होगा कि एक्चुअली हमें उनके फेस देख के ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत गुस्सैल होगा, बट एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि उनका फेस ही ऐसा दिख रहा होता है कि दैट वो पर्सन का स्टैटिक फेस इज लुकिंग लाइक अ गुस्सैल, बिकॉज वो कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ मसल्स ऐसी रिपीटेडली यूज कर रहे हैं कि वो लाइंस वहाँ पे डेवलप हो गई, जिसको फ्राउन लाइंस हम टिपिकली बोलते हैं. तो हम बोटॉक्स से क्या करते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन से, बिकॉज देयर आर मेनी ब्रांड्स, तो हम उन एरियाज उन मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, तो वो फ्राउन्स फॉर्म नहीं होते और उस पेशेंट का फेस रिफ्रेश्ड और रिलैक्स दिखने लग जाता है. ठीक है, तो उनके अपीयरेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंड, जो आप ये फिलर्स की बात कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सबको पता है कि एजेड तो होना है. ठीक है, एजिंग आएगी, फैट भी कहीं से जाएगा ही जाएगा, वॉल्यूम लॉस भी होना ही होना है. राइट नाउ आई एम ऑल्सो ऑन वेट लॉस मोड, तो मेरे फेस पे भी साइडनेस स्लाइटली आपको विजिबल होगी. फिलर से हम एक वॉल्यूम क्रिएशन करते हैं जहाँ से चला गया. जैसे आई टॉक्ड विद यू फॉर अंडर आई, कि अंडर आई हॉलोनेस है, खड्डा है, अगर मैं उसको ट्रीट करना चाहूँगी, कहीं पे भी मुझे वॉल्यूम देना है, तो आई विल गिव इट विद फिलर्स. ये कोई और चीज़ नहीं है. फिलर्स आर मेड ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. ये हमारी स्किन में भी नॉर्मली होता है, इसलिए लोगों ने सोचा कि हाइलुरोनिक एसिड पहले से ही स्किन में है, बॉडी शांति से इसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो इसको जेली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बॉडी की एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बढ़िया होगी. तो वो हम उन साइट्स पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फेशियल एनहांसमेंट करना है, किसी की चीक बोन एनहांस करनी है, किसी को यहाँ खड्डा रखा है टेम्पल पे, वहाँ करना है. कईयों का आपने देखा होगा नोज ट्रांसफॉर्म दिखता है, तो हम नॉन सर्जिकली विदाउट सर्जरी करें उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. लिप बहुत पतले हैं, फेस के अंदर लिप बहुत थिन आउट लग रहे हैं, पेशेंट एग्रेसिव लग रहा है, तो हम लिप फिलर्स भी पुट इन करते हैं. तो अगर वॉल्यूम देना है, उससे एनहांसमेंट करना है, तो देर आर फिलर्स. देन थर्ड, जो है लिफ्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट वी टॉक, दैट इज थ्रेड लिफ्ट, जो आजकल थोड़ा न्यू आया है. आई डू अ लॉट. मैं इनको कंबाइन फॉर्म में करना प्रेफर करती हूँ. मैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स करती हूँ. मैं कभी भी पेशेंट को, मेरे पास क्वेरी आती है कि आप एक ही करो, तो आई नेवर डू इट इन दैट वे. मैं फेशियल असेसमेंट करके ही बताती हूँ उनको कि वॉट इट इज सूटेड फॉर देम. थ्रेड लिफ्टिंग इज लाइक कि जैसे आई हैव अ वेरी हैवी फेस, नो मैटर हाउ मच वेट आई लूज. बहुत लोगों का, सबका जेनेटिक्स डिफरेंट होता है, मेरे फेस पे फैट कभी नहीं जाता है, ये यहीं होगा. तो आप इमेजिन करिए कि मैं अपने फिलर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पुट करूँ, तो मेरा फेस और वॉल्यूम बेस लगेगा, तो इट्स नॉट राइट, करेक्ट, नॉट फॉर माई फेस, बिकॉज आई हैव स्मॉलर आइज. तो थ्रेड से व्हाट आई डू, जो मेरी एग्जिस्टिंग फैट है, मैं यहीं पे थ्रेड डाल के इसको अंदर से इसको लिफ्ट कर दूँ. अगर मैं अपनी पोजीशन को इसको लिफ्ट कर दूँगी, तो मेरा ही फैट वॉल्यूम के लिए यूज़ हो गया, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इसको थ्रेड्स के थ्रू दे दिया फेस में. तो आप अपने ही फैट का रीलोकलाइजेशन कर सकते हो विथ सम प्रोसीजर्स एंड एक्चुअली मेक दैट एनहांसमेंट. जो आपने फोर्थ टर्म बोला है, दैट इज हाइड्रा फेशियल. येस, इट इज़ क्वाइट वेरी वेरी यूज टर्म ऑनलाइन. मेरा फेवरेट प्रोसीजर नहीं है बिल्कुल भी, दूर दूर तक. आई नेवर सजेस्टेड माई सेल्फ टू एनी पेशेंट एवर, क्योंकि इट्स अ प्रोसीजर जिससे स्लाइटली, ये बहुत सुपरफिशियल प्रोसीजर है. जितने प्रोसीजर्स मैंने इससे पहले डिस्कस करे, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस, फिलर्स एंड थ्रेड, ये बहुत डीपर लेवल पे होते हैं, तो आपके स्किन स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाई करते हैं. तो आप बहुत बार देखते होंगे किसी पर्सन का फेस एजेड सा लग रहा है पर सडनली यंग दिख रहा है. तो दीज आर द प्रोसीजर्स डन ऑन अ डीपर लेवल, वो इफेक्ट लाने के लिए. मेडिफेशियल्स क्या हो गए, मेडिफेशियल्स ये लाइक हाइड्रा फेशियल्स, ये सिर्फ आपके फेस को क्लेंस कर रहे हैं. हम कुछ सिरम्स यूज़ करते हैं जो डीपर लेवल पे अंदर चले जाते हैं और एक ग्लो इम्पैक्ट देते हैं, बट दैट ग्लो इज टिपिकली टेम्पररी ऑनेस्टली. सो आपको बहुत रिपीटेड सेशंस लेने पड़ते हैं वेरी वेरी कम ड्यूरेशन के गैप में टू एक्चुअली मेक अ गुड इम्पैक्ट ओवर योर फेस. तो मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है ऐसे करके कि बस कल ही शादी है और उनको कुछ कराना है, तो आई कांट डू बोटॉक्स, फिलर्स एंड थ्रेड ऑन दैट लेवल. दैट रिक्वायर्स अ डाउन टाइम. उसका एक हीलिंग प्रोसेस होता है. मेडिफेशियल्स वो चीज़ें होती है कि आप सेम डे कर सकते हो, शाम का फंक्शन अटेंड कर सकते हो. देयर इज नो डाउन टाइम टू इट एंड यू गेट एन इम्पैक्ट, और आपका फेस अच्छा दिखता है, तो दैट इज ओके. तो आपका ये टारगेट है कि एक फंक्शन अटेंड करना है, बर्थडे अटेंड करना है, खुद की एनिवर्सरी, यू वांट टू गो विथ समथिंग, गो विथ हाइड्रा फेशियल, इट्स नॉट अ नो.
बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, ड्राई स्किन टाइप है, नॉर्मल स्किन टाइप है, तो उस पर हाइड्रा फेशियल बेटर वर्क करता है rather than oily, because mine is already open pores and or hydration over level can create those pores more visible. तो देर आर डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट फेशियल्स होते हैं, तो यू गेट योर स्किन टाइप असेस्ड एंड देन चूज अ फेशियल. जस्ट डोंट ब्लाइंडली गो ऑन टू हाइड्रा फेशियल की ये मशीन है कर दिया. एंड हाइड्रा फेशियल की मशीन्स होती हैं एक्चुअली, लेट मी टेल यू. बहुत लोग यूं सस्ता वाला रेंज से लेकर वहां तक का होता है, तो इम्पैक्शन एक्चुअली बेटर वाली से ही आता है, नो मैटर वॉट, जस्ट लाइक कार्स एंड एवरीथिंग दैट वी टॉक. तो बेटर है कि अगर आपको कोई फंक्शन है नियर बाय, यू वांट टू गो विद द प्रोसीजर कि मुझे कोई पंगे नहीं चाहिए, आई एम ओके विद दैट, एक शांति से मेरा एक प्रोसीजर हो रहा है, गो विद हाइड्रा फेशियल, इट इज़ टोटली फाइन. बट इफ़ यू वांट अ डीपर इम्पैक्ट और आप सोच रहे हो मेरा फेस लिफ्ट हाइड्रा फेशियल से हो जाएगा, तो ये नहीं होगा. इट इज़ अ वेरी वेरी सुपरफिशियल प्रोसीजर. ये सिर्फ स्किन की सुपरफिशियल लेयर पर वर्क करता है, वेरी सुपरफिशियल लेयर ऑल्सो. इससे बेटर है कि अगर पेशेंट मेरे पास आए वो 3 मंथ स्किन केयर अच्छे से कर ले, वो सेम इम्पैक्ट आ जाएगा जो हाइड्रा फेशियल से आता है. तो बेटर डोंट वेस्ट मनी ओवर इट. अच्छा मैम, एक रिंकल्स जो है वो बड़ा है कि हर कोई नहीं चाहता कि मेरे फेस पे रिंकल है. करेक्ट. और बहुत सारी मार्केट में क्रीम्स है जो कहते हैं कि एंटी रिंकल और एंटी एजिंग है, कि आपके रिंकल्स भी नहीं आएंगे और आपकी एज थम जाएगी. क्या मैम ऐसा पॉसिबिलिटी है? एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है. एज आएगी, रिंकल्स भी आएंगे, सब कुछ होगा. आप ये जो क्रीम्स एंड ऑल ये चीज़ लगाते हो, आपने आजकल नोटिस किया होगा कि नाउ 25 और 30 इयर्स के एज ग्रुप के अंदर भी लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स एंड ये कराना शुरू कर चुके हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स. तो जो हो चुका है, यानी जो रिंकल्स आ चुके या चीज़ हो चुकी, वो भले ही इससे ट्रीट ना हो, लेकिन आप जो आगे का प्रोसेस है स्किन सेल टर्न ओवर का एंड एवरीथिंग, वो इनसे स्लो डाउन कर सकते हो. आप ट्रीट नहीं कर सकते कि ख़त्म हो जाएंगी, थम जाएंगी, वो काम इनसे नहीं होगा, वो सिर्फ प्रोसीजर से होगा. वो सिर्फ जो आपकी क्रीम्स हैं, वो आपका एक जो अभी तक आप केयर नहीं दे रहे थे. मान लीजिए कोई पर्सन अभी तक बिल्कुल केयर नहीं कर रहा था एंड उसने अभी तक कोई स्किन केयर फॉलो नहीं करा था, एंड नाउ एक एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन उसने फॉलो करना शुरू करा, तो एक्चुअली अपने स्किन का ध्यान तो रखना शुरू करा, तो एक इम्पैक्शन तो विजिबली आएगा ही आएगा. तो वो इम्पैक्शन अगर उस पेशेंट के लिए सेटिस्फैक्ट्री है तो वेल एंड गुड. बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि उससे रिंकल्स चली जाएंगी, झुर्रियाँ चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है. वो प्रोसीजर से ही होता है. बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन हो गए, फिलर्स हो गए, वी गो विद दिस एंड इसी से ये चीज़ टैकल आउट होती है. रिंकल्स को फुल्ली क्रीम से जाना, क्योंकि क्रीम्स आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर में ही जाती हैं. रिंकल्स डीप डाउन होते हैं, मसल मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं. हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल टू एक्चुअली ट्रीट विद दैट? येस, जो स्टैटिक रिंकल्स होते हैं, हमारे फेस पे 2 टाइप्स ऑफ रिंकल्स होते हैं. स्टैटिक का मतलब मेरा फेस कांस्टेंट है तो जो रिंकल दिख रहा है. एक जब मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो जो रिंकल दिख रहा है, तो जो मूवमेंट वाला रिंकल है वो बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन से टैकल होता है. जो स्टैटिक वाला जो रिंकल है कि फेस ऐसे कांस्टेंट हो गया, तो वो आपकी स्किन हाइड्रेशन, प्लम्पनेस, फिलर्स, ये बाकी सारे माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर्स एंड स्किन क्रीम से स्लाइट हद तक स्लो डाउन होता है, फुली ट्रीट नहीं होता है. तो बेटर गेट इट असेस्ड कि आप किस ग्रेड के रिंकल वाले केस हो. अगर आप बहुत हायर ग्रेड के केस हो, यू विल रिक्वायर अ प्रोसीजर. आप 20s, 25, 30s एज ग्रुप में हो, तो आप प्रिवेंटिव वो में एंटी एजिंग जो ये क्रीम्स होती हैं इनको स्टार्ट इन कर सकते हो विद गाइडेंस, ताकि आप एक प्रिवेंटिव वे में उसको स्लो डाउन कर सको. रिंकल्स आएंगे, सब कुछ आएगा. द टारगेट इज़ नॉट कि आप 50 ईयर्स के हो तो आप 20 के लगो. द टारगेट इज़ दैट कि आप एजफुली ग्रेस करो. मतलब सॉरी माई टर्मिनोलॉजी इज रॉन्ग, ग्रेसफुली एज करो. आप 50 के हो तो आप 35-40 लग सकते हो, आप 20 नहीं लग सकते हो. तो बेटर डोंट फाइट ऑफ विद दैट वे. ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस से प्रॉपर तरीके से करें, दैट इज़ बेटर. मैम इसी से रिलेटेड यही बात है कि मतलब मैं पूछने वाला था, आपने क्लियर कर दिया कि पहले क्या होता था, जब लोग 50 टच करने लगते थे ना, तो पता लगता था ये 50 की एज में आ गया है. आज ये कह लो कि शादी थोड़ी लेट होती है, बच्चे लेट होते हैं, तो इसलिए वो नहीं पता चलता. ये लोगों ने अपना केयर ज़्यादा करना शुरू कर दिया. हमारे टाइम पे हमारे पिता जब 50 पार, तो हम सोचते अच्छा यार ये 50 पार कर गया. अब हम कहते हैं कि 50 तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो जिंदगी जीनी शुरू हुई है. तो शायद इन सब चीज़ों के कारण लोगों को थोड़ा सा यंगनर फील आ रहा है. यस, एक्चुअली अवेयरनेस भी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है. पहले लोग इतने अवेयर भी नहीं थे. मेरे को सबसे बड़ा रीज़न जो लगता है, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न. एवरीबडी इज़ इन सोशल मीडिया एंड सब उस पर अच्छा दिखना चाहते हैं. ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है अवेयरनेस क्रिएट होने का. एवरीबडी इज़ ऑन इंस्टा, फेसबुक एंड एवरीथिंग. आजकल हर कोई उस पर है, फेस पे उस पे अच्छा दिखना है. हम जैसे आपने भी बोला कि मैं अपनी फोटो लेता हूँ तो वन पार्ट इधर डार्कर या लाइटर दिखता है, एग्जैक्टली. तो यू जज विद दैट फोटो, करेक्ट. तो एवरीबडी वांट्स टू लुक और गुड ऑन दोज फोटोज एंड एवरीथिंग. व्हेन दे वांट टू मीट एनीबडी, तो दे वांट कॉम्प्लीमेंट्स एंड लव दैट. पहले लोग एज को एक्सेप्ट कर लेते थे कि मैं इस एज में आ गया तो मुझे ऐसा दिखना है, दैट इज़ ओके. आजकल वो सीन नहीं है. पीपल आर वेरी अवेयर, दे एक्चुअली टेक एफर्ट टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन. क्योंकि आपने जो सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको भी देखा, यू आर एक्चुअली सीइंग कि रिजल्ट्स आता है. पहले ये भी नहीं पता था कि रिजल्ट्स आता है, क्योंकि ये 10-15 ईयर्स पहले ये बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स इतना
हाइप था भी नहीं, ये अभी इंडस्ट्री जो फुली बूमन कर रही है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस आ रहा है वैसे वैसे दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस, दैट ये हमारे बजट में आता है कि नहीं, हम इसको कर पाते हैं कि नहीं, एंड हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो अवेयरनेस आना, सोशल मीडिया पे प्रेजेंट होना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। एंड सेलिब्रिटीज़ तो डेफिनेटली है ही हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उस एज के नहीं दिख रहे हैं अब जैसे दिखते थे पहले के। जो मूवी एक्टर एक्ट्रेस थे वो उस एज के दिखते थे जिस एज के वो थे, बट अब वाले नहीं दिखते हैं। तो दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग कि वो यंगर दिख रहे हैं। तो वी ऑलवेज फॉलो एक्टर एक्ट्रेसेस। हमारी सारी जो जनता है वो फैंटेसाइज होती है इन सबसे कि ये अलग ही लेवल की इंडस्ट्री है, बट नहीं, अब एंटी एजिंग प्रोसीजर्स बेसिक क्राउड भी कराने लग गया है, हमारा जो नॉर्मल क्राउड है वो भी कराने लग गया है। एंड इट इज़ नॉट रॉन्ग इन लुकिंग गुड इफ़ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट विद इट, तो ये है। एंड इफ़ यू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो येस इट इज़ टोटली फाइन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड नहीं है, कोई पर्सन किसी टाइम पर किसी भी चीज़ से हैप्पी नहीं हो पाता है। बट येस, आज के टाइम पर पीपल आर अवेयर, वी गेट डायरेक्ट क्वेरीज कि मेरे को बोटॉक्स करवाना है, फिलर्स करवाने हैं, थ्रेड लिफ्ट करवाना है, मेरे को ये चीज़ पहले की क्वेरीज नहीं आती थी, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता था। नाउ पीपल आर आस्क्ड डायरेक्टली, दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, वो ऑनलाइन रील्स, अपनी रिसर्च सब कुछ कर आते हैं बिफोर एंटरिंग इन आवर क्लिनिक। तो मतलब आप ये कह सकते हैं सोशल मीडिया एक तरह से 90% आपका काम कर रहा है, पेशेंट वो क्रिएट कर रहा है आपके लिए। यस, कहीं ना कहीं ये है, हमें एक्चुअली उनको गाइडेंस देना पड़ता है, कभी कभार बहुत बार नो भी बहुत बोलना पड़ता है कि ये आपके लिए सूटेड नहीं है, प्लीज़ इसको मत करो, जस्ट बिकॉज सामने वाले पर्सन ने करवाया है। अभी क्या सोशल मीडिया की बात चल रही, मैं अभी कुछ दिन पहले एक रील मेरे सामने है तो मैं उसमें देख रहा था, तो वो जैसे आपने कहा कि मेकअप और इंस्टेंट लुक, तो वो दुल्हन अपने हस्बैंड को बोली होती है, कहती मैं ना मुंह दिखाई में आईफोन लूंगी, वो कहता है मैं मुंह धुलाई के बाद वापस भी ले लूंगा। तो वो करेक्ट है। वो भी है, तो कहता है अभी मैं दे दूंगा लेकिन बाद में वापस चलूंगा। अच्छा मैम, आपकी वाली फील्ड में इन सब चीज़ों के साथ एक मेन आता है, जब हमारे चेहरे की बात आती है तो बाल। करेक्ट। अगर आपके चेहरा बहुत सुंदर है, सिर पे बाल नहीं है, या लड़की का फेस बहुत अच्छा है, बाल मतलब डेड हैं, सब कुछ है, तो वो भी एक बहुत बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम है। करेक्ट। मैम, आज की डेट में हेयर फॉल्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, या हेयर्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है स्किन के साथ? ठीक है, फाइन, यस ये ट्रू है। हम डे टू डे ओपीडी में भी ये देख रहे हैं कि जो क्राउड आता है वो इवन 19, 20, 21 ईयर्स की एज में भी आ रहा है विथ हेयर फॉल, बॉल्डनेस एंड एवरीथिंग, जो पहले नहीं होता था। अब ये एज ग्रुप चेंज होता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा फैक्टर मैंने पहले भी डिस्कशन करा है जब हम स्किन केयर का स्क्रबिंग एंड ऑल डिस्कस कर रहे थे। लाइफस्टाइल इज़ अ बिग फैक्टर इन दिस। हमारा लाइफस्टाइल टोटली चेंज्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत एक अनड्यू स्ट्रेस में हैं एवरी सिंगल टाइम, एक परफेक्ट मोड में अच्छे दिखने के लिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस रखने के लिए, जो भी है। पहले जो चीज़ हमारी लाइफ में वर्क इन होती थी वो आफ्टर द एज ऑफ 19, 20, 21 पे होती थी। अब ये पहले से ही हर चीज़ जल्दी करने वाला सिनेरियो होता जा रहा है। हमारा स्लीप पैटर्न अब अप डाउन है, हम स्क्रीन्स पे ज़्यादा रह रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा फैक्टर तो डाइट है, इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप डाइट जब आपका इतना अप डाउन हो, डे टू डे ओपीडी में आई सी इवन 15, 16, 17 ईयर ओल्ड किड्स फेसिंग हेयर फॉल इशूज। 3 days बैक आई सॉ 9 year old kid with extreme hair fall issues. Just because is this, क्योंकि उनका डाइट पैटर्न टोटली गॉन केस था। दे वर हैविंग जंक फूड, प्रोसेस, बिकॉज वी आर, आज की जनरेशन है ना, हर चीज़ शॉर्टकट में करना चाहती है। एवरीथिंग टेक्स एफर्ट। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं सीधे करके कि मैम ये हेयर फॉल गमीज़ है, मैं खा लूँ, ये इसको मैं कंटिन्यूसली 3 months खा लूँ, इसमें सब कुछ है, मेरा चाहे डाइट कैसा भी हो, मैं ये खा के उसको पूरा कर लेता हूँ। ये फैक्टर, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एक्चुअल एफर्ट। जो पहले की जनरेशन थी उनका डाइट बहुत अच्छा था, यही सिंपल डाइट था जो हम एक्चुअली घर में सिंपल खाते हैं। इसमें कोई मेजॉरिटी चेंज नहीं था, बस वो होम कुक्ड गुड फूड था जिसके ऊपर हम एक्चुअली सस्टेन कर रहे थे। अब जब ये मॉडिफिकेशंस हो गई हैं, आप बाहर से प्रोसेस फूड रिपीटेडली खा रहे हो, आपकी बॉडी को टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट आउट होने में, और उसको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली न्यूट्रिशन फैक्टर है कितना। तो आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली, स्पेशली फॉर हेयर, एक गुड न्यूट्रिशन, अ गुड हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, विटामिन D3, योर गुड हार्मोन्स दैट एक्चुअली ग्रो आउट। कईयों में हार्मोनल चेंजेस भी बहुत अर्लियर बिकॉज ऑफ दीज फूड्स, या बॉडी वेट गेन्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो आपके हेयर्स की हेल्दीनेस और लशियस होने के लिए चाहिए होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर अगैन, जो हम इतने केमिकल ट्रीटमेंट्स हेयर पे कराते हैं, जो इतना हम हेयर कलरिंग्स कंटिन्यूस करा रहे हैं, हम रिबॉन्डिंग्स करा रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या बॉटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई स्टिल फील कि दैट शुड बी इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, क्योंकि आपका हेयर का टेक्सचर, दिस पार्ट इज डेड एंड यू हैव नो आइडिया। कितने पेशेंट्स मेरे सामने बैठ के बोलते हैं कि मैम आप हेयर क्यों नहीं स्ट्रेट करवाते हैं, बिकॉज द रीज़न इज दिस कि मैं अपने सामने रोज इतने पेशेंट्स देखती हूँ उस हेयर ब्रेकेज और इश्यूज के साथ में कि मुझे ही डर है कराने से कि आई डोंट वांट टू गेट इट डन,
ठीक है। आई स्टिल फील कि अगर आप उस ट्रीटमेंट्स को करा रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना भी आना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल करेक्ट होना चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न करेक्ट होना चाहिए, आपका डाइट पैटर्न करेक्ट होना चाहिए। जेनेटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। ये ट्रू है, मेल पैटर्न बॉलनेस अभी बहुत अर्लियर एजेस के अंदर शिफ्ट होती जा रही है, ये मल्टी जेनेटिक्स है। बट येस, अगर आप फादर को जिस एज के अंदर बॉलनेस आना स्टार्ट हुआ है, देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि 5-7 ईयर्स आप माइनस कर लो, नेक्स्ट जनरेशन को होना है। हाउ मच यू कैन सेपरेट इट एंड पुट इट आगे, वो कर सकते हो, बट पॉइंट इज दैट कि ये होगा तो यू हैव टू कंट्रोल इट इन अ स्पेसिफिक वे। तो लाइफ स्टाइल इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, बीइंग ऑन स्क्रीन, सोशल मीडिया, स्लीपलेसनेस इज वन ऑफ द अनदर फैक्टर्स। योर न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग। चाहे कितने गमीज खा लो, चाहे कितना ही सब कुछ कर लो, चाहे कितने शॉर्टकट्स मोड कर लो, इन द एंड में जो आपका होम कुक्ड गुड मील है उसको आप किसी भी लेवल पे इनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। इवन व्हेन आई गिव सप्लीमेंट्स टू माई पेशेंट्स, आई टेल देम कि मैं 3 months के लिए दे रही हूँ, मैं उसको फिर बंद करूँगी, because you can't live on your life on pills only. You have to actually take an effort for your diet if you actually want them to be there. अगर आई ऑलवेज गिव एग्जाम्पल, जैसे आप अपने बच्चे को हेल्दी कराने के लिए आप इतने एफर्ट लेते हो ना थोड़ा बहुत, ठीक है, सेम खुद के लिए लिया करो, बिकॉज यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल टू देम। आगे की जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है बिकॉज देयर डाइट पैटर्न इज हेवायर लाइक एनीथिंग। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि स्किन को काफ़ी हद तक, जैसे आपने कहा कि अगर हम ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करते हैं तो एजिंग को थोड़ा सा हम करेक्ट बढ़ा सकते हैं, हम रिंकल्स को थोड़ा सा पुश बैक कर सकते हैं। ऐसे ही मैम हेयर्स के साथ क्या ये पॉसिबल है कि मेरे हेयर अगर ग्रे हो चुके हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है, एक कॉफ़ी, एक उसका क्या कहते हैं प्याज का रस, एक दालचीनी और एक शायद एलोवेरा जेल, इसको Okay. मिक्स करके अगर आप अपने बाल पे लगाते हो तो आपके ग्रे बाल भी हैं वो भी परमानेंटली काले हो जाते हैं। क्या मैम ग्रे हेयर्स को नेचुरली परमानेंटली दोबारा से ब्लैक किया जा सकता है या कलरिंग इज द ओनली ऑप्शन? नहीं किया जा सकता एंड कलरिंग इज द ओनली ऑप्शन। आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट। देर इज़ एन एज जिसके पॉइंट ऑफ व्यू तक टिल द अराउंड आई टेल की यंगर जनरेशन जो है उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट होता है जिसकी डेफिशिएंसी के कारण ग्रेइंग ऑफ अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर जिसको हम बोलते हैं वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत किसी भी लेवल तक आप ट्रीट आउट कर सकते हो, बट इन द लॉन्गर एस्पेक्ट अगर हम डिस्कशन करें कि अब मैं जैसे आई एम 35, आई हैव स्लाइट अमाउंट ऑफ रूट्स ऑफ माई वाइट हेयर, तो ये नहीं कन्वर्ट होने वाले, दिस इज अ साइंस ऑफ एजिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। और जो मिलानिन जो बन रहा है बालों का रूट का वो बहुत डीपर लेवल पे डर्मिस के, आपके ऊपर कलर लगाने से वो नीचे कहाँ वर्क करने वाला है, तो परमानेंटली वाला देर इज नो आंसर। ये जो ये नुस्खे हैं, ये चीज़ हैं, ये सिर्फ इसलिए रीजन से हैं बिकॉज पीपल थिंक कि ये नेचुरल चीज़ है, मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ, नेचुरल मैंने लगाया तो इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई रिएक्शन नहीं उठकर आएगा तो मेरे को सूटेड हो जाएगा, दैट इज द थिंग। बट आई डोंट थिंक देर इज एनी परमानेंट वाला सीन। आप कलर करो आराम से, उसका ध्यान रखो, प्रॉपर हेयर केयर करो, उसके बाद में अगर आप कलरिंग कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेयर कलर थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में करें, दैट्स इट। ये परमानेंट वो करने वाला कोई पॉइंट नहीं है, स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन। अगर ऐसा कोई आएगा तो विल बी द फर्स्ट वन टू टेल यू, ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट विल द फर्स्ट वन टू राइट इट आउट। यंगर जनरेशन में कन्वर्जन विथ प्रॉपर डाइट, माइक्रोन्यूट्रिएंट का कवरेज, डेफिशिएंसी, इट इज पॉसिबल। आफ्टर द एज ऑफ आगे थोड़ा बहुत भी अगर डेफिसिट हुआ तो पॉसिबल है, बट इफ यू आर 35, 40, 45, 50 तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, इट कांट बी। अच्छा मैम, ये सारी चीज़ें हो गई, हमने लगभग हर टॉपिक जो स्किन के साथ हमारे या जो हमारे गुड लुकिंग के साथ था वो हमने टच कर लिया। अब इसमें एंड में जाके ना एक चीज़ रह जाती है कि हम चाहते ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि वो हमारे ऊपर है ही है, और एक सोशल प्रेशर वो हमारे ऊपर बहुत है। करेक्ट। उसके कारण क्या है कि पहले जैसे हम कोई घर में फंक्शन होता था या शादी है या हमारे कोई सेलिब्रेशन वाला मोमेंट हो, हम तब जाके अपने स्किन के ऊपर कुछ मेकअप्स या सब चीज़ें करते थे। आज मेकअप हमारी रूटीन की लाइफ का पार्ट है। मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, इवन गर्ल्स जो 10th-12th में जो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती हैं, वो अपना मेकअप, वो नो मेकअप वाला चाहे फॉर्मूला कह लो, वो डेली अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर रही हैं। तो मैम अर्ली एज में मेकअप्स यूज़ करना, ये डेली रूटीन में लाइफ में मेकअप यूज़ करना, क्या ये भी कहीं ना कहीं स्किन को डैमेज करने का मेजर कारण है? ओके, अगर आप बहुत अर्ली एज ग्रुप की बात करें हो, जैसे 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, इनकी कॉन्वर्सेशन करें तो दे शुडेंट। पहली चीज़ तो ये मेकअप प्रोडक्ट्स आर सिंपल, ये कि आप इसलिए अप्लाई करते हो क्योंकि आपके जो फेस के जो अप डाउन्स हो रखे हैं आप उसको कंसील करने के लिए कर रहे हो बेसिकली, करेक्ट, जी। अच्छा दिखने के लिए। तो मेकअप पहली चीज़ तो ये कि बिकॉज 10, 12, 13, 14 ईयर्स की एज में आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और स्किन टाइप चेंजेस टू अ सर्टन एक्सटेंट, तो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स विल सूट यू। तो आफ्टर द एज ऑफ 18, 20 ये हो रहा है तो दैट इज ओके, बट फॉर यंगर गर्ल्स आई वोंट सजेस्ट, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, दैट डोंट अप्लाई मेकअप ओवर योर फेस एट ऑल, ठीक है। आप अपना डाइट पैटर्न ठीक रखो, सनस्क्रीन
सनस्क्रीन लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, उतना काफ़ी है, उसके ऊपर कुछ करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। जिसको बहुत ही ओवर कंसर्न है कि मेरे फेस पे स्पॉट्स हैं, चीज़ें, थोड़ी सी कंसील होना चाहिए, आजकल टिंटेड सनस्क्रीन्स आती हैं, आप उसको प्रोटेक्शन भी देती हैं, कवरेज भी देती हैं, आप उनको फॉलो इन कर सकते हो। बट टिपिकल मेकअप प्रोडक्ट्स फेस के ऊपर लगाना जो आपके फेस के लिए हार्श हो सकते हैं, डोंट डू दैट, ये नहीं करना चाहिए आइडियली। एंड आप जो रेगुलर बेसिस पे जो मेकअप कर रहे हैं उनको भी मेकअप प्रोडक्ट्स इस बेसिस पे चूज़ करना चाहिए कि उनका स्किन टाइप एंड ऑल चीज़ क्या है। मान लो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं ऐसा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो मेरे फेस पे, जब भी आपने देखा होगा बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेकअप करने के बाद में चेहरे पर दाने उठ के आ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैंने मेकअप करा, मैंने शादी में करा, नेक्स्ट डे मेरे फेस पे इरप्शंस उठ के हो गए बिकॉज द मेकअप वाज नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। आपको ऑयल फ्री मेकअप यूज़ करना है इफ़ यू हैव एन ऑयली स्किन टाइप, क्योंकि आपको मेकअप बहुत देर तक आप फेस पे रख रहे हो, आपके पोर्स क्लॉग हो सकते हैं उससे, और उससे एक्ने हो सकता है। तो बहुत पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको जैसे एयर हॉस्टेसेस हो गए या कुछ ऐसे प्रोफेशन में हैं, रियल एस्टेट्स में हैं, जिनको कंटिन्यूस मेकअप पॉइंट रखना पड़ता है। दैट्स उनका फॉल्ट नहीं है, वो ट्रेंडिंग ऐसे है कि उनको दे हैव टू बी दैट वे, मजबूरी है उनकी। मजबूरी है। तो उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में भी टेल कि आप ये स्किन केयर करो, फिर उसके ऊपर अपना मेकअप करो, ताकि आपको मिनिमल करना पड़े और आपकी स्किन डैमेज नहीं हो। मेकअप इज नॉट मेड टू पेनिट्रेट इन योर स्किन, इट इज मेड टू बी ओवर योर स्किन और वहां रह के क्लीन ऑफ हो जाए। तो आप अगर प्रॉपरली मेकअप सही तरीके से लगा रहे हो, प्रॉपरली उसको नाइट में सोने से पहले क्लीन कर रहे हो, अपने मेकअप ब्रशेस को कंटिन्यूसली वॉश करके यूज़ करो एवरी सेकेंड या थर्ड डे, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। पर अगर आप वो वॉशन नहीं कर रहे हो, आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हो, आप कोई भी मेकअप उठा के सीधे लगा रहे हो, तो दे आर इन द एंड केमिकल्स, दे विल क्रिएट इशूज़ फॉर यू। तो ये पॉसिबल वो करना कोई पॉइंट नहीं। इससे बेटर है कि आप अच्छे स्किन केयर रूटीन पे फोकस करो, ताकि मेकअप ही मिनिमल करना पड़े। आप बहुत कंटिन्यूसली हाई बेस मेकअप्स लेयर्स पे लेयर्स एवरीडे लगाओगे तो फेस जो बोलते हैं ना टिपिकल पोज, वो ऑयल बेचारा जाएगा कहाँ पे, वो क्लॉग ही होगा। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, मॉर्निंग एंड नाइट, सिंपल एक नॉर्मल क्लेंजर, अ मॉइस्चराइजर एंड अ सनस्क्रीन, मोर देन इनफ इफ यू आर कंसिस्टेंट विद इट एक्चुअली। ठीक है, ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि अगर आपको कुछ स्किन इश्यूज हुए तो आप उसको टैकल आउट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो। पर अगर आप एक्चुअली, आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, कोई मुझसे अगर पूछे ना कि बेस्ट एंटी एजिंग प्रोडक्ट क्या है लगाने के लिए, आई विल ऑलवेज से इट सनस्क्रीन। राइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करा तो आपने दुनिया भर की जितनी भी लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग है ना, उसको वहीं ब्लॉक इन कर दिया, जो आपके फेस पे फोटो एजिंग कर सकती थी, राइट। छोटे छोटे फ्रेकल्स कर सकती थी, अनइवन स्किन टोन लेके आ सकती थी। तो अगर इफ अ पेशेंट इज कंसिस्टेंट विद अप्लाइंग अ सनस्क्रीन इन अ डे टू डे रूटीन, वो एनी टाइम बेटर है, चाहे आप कितनी स्क्रबिंग्स चीज़ें प्रोसीजर्स करा लो, पर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो। सो दोस्तों, ये थी डॉक्टर ईशा, जिन्होंने अपना जो प्रोफेशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सॉल्यूशंस के ऊपर तो बहुत खुलकर बात करी, लेकिन साथ ही साथ एक जनरल पैटर्न भी दिया है कि अगर हम उसको भी फॉलो कर लें तो शायद हमारे स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड जो नॉर्मली प्रॉब्लम्स हम सब लोग फेस कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड कहीं ना कहीं एक आई ओपनर रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मिथ जो हम लोगों के दिमाग में अपने को देखकर और अपने लुक्स को लेकर चलती हैं वो क्लियर होंगी। तो इसी तरह की और सारी चीज़ें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और टॉपिक पे, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक हमारी तरफ से बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक्स ऑन द शो। थैंक यू सो मच।